उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश जारी। इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। अगर ऑगर मशीन अब खराब नहीं, जल्द ही दोबारा ड्रिलिंग का काम हो जाएगा शुरू। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने निजामाबाद और राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में की इंतखाबी रैली। कांग्रेस और बीआरएस को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनी तो सारे बदउनवान होंगे सलाखों के पीछे। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए कल होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल की तैयारियां। रियासत की 200 असेंबली सीटों के नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों की अपील की कबूल। सजाए मौत पाने वाले बहरिया के 8 साबिक अफसरों को राहत मिलने की उम्मीद। मामले की समाअत जल्द। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी आज से हुई शुरू। हमास यरगमाल बनाए गए खवातीन और बच्चों के पहले ग्रुप को करेगा रिहा। इजाफी इंसानी इमदाद गजा पहुंचाना हो जाएगी शुरू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तकनीकी वजूहात की बिना पर खुदाई का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में फन्नी खराबी पैदा होने के बाद ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया था। रियासती और मरकजी हुकूमतें बचाव ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। कारकुनों को निकालने के साथ साथ उनके खाने पीने और जहनी व जिस्मानी सेहत को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। और एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे कारकुनों को बचाने के लिए पाइपलाइनों के जरिए पहियों वाले स्ट्रेचर को ले जाने का डेमो दिखाया। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में बचाव ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। इस दौरान आज मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह एहलकारों के साथ सुरंग में दाखिल हुए, जहां फंसे हुए कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिलकियारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। और आगे बढ़ते हैं, जहां पीएम मोदी मुसलसल मेहनत कशों के बारे में मुकम्मल मालूमात ले रहे हैं और जल्द हल निकाले जाने पर बातचीत भी की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल हादसे में बचाव ऑपरेशन के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ऑपरेशन के बारे में तफसीलात बताते हुए सिलकियारा टनल रेस्क्यू पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट महमूद अहमद ने कहा कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दोबारा जोड़ दिया गया है और वेल्डिंग के बाद एक नया पाइप डाला जाएगा। ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉकयार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है। और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था। और जो हम जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला।
और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। हम इसी समय जब ये क्लीनिंग हो रहा था, अंदर पाइप सफाई हो रही थी और जो जितने सारे मेटल के 4 पोल्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, या उससे पहले भी जो गर्डर्स जो हमारे रास्ते पे अड़चन पैदा कर रहे थे, उसी वक्त हमने कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। और पीएमओ के साबिक मुशीर भास्कर खुलबे ने डीडी न्यूज से बात करी और सुरंग में जारी राहत और बचाव के काम के बारे में ताजा तरीन मालूमात हासिल की। टनल में फंसे मजदूरों के लिए बचाव और राहत कार्य 12 नवंबर से लगातार जारी है और इस आपदा प्रबंधन के कार्य को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार भास्कर खुलबे जी हमारे साथ मौजूद है। ये बात करते हैं क्या सूरत हाल है और कब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरह से 12 नवंबर से ये ऑपरेशन चल रहा है, आप दिन रात लगे हुए हैं और आपकी जो भूमिका है देश और दुनिया देख रही है, अगर बात करें इसका काउंटडाउन शुरू हो गया तो वर्तमान स्थिति क्या है? अभी हम ड्रिलिंग चालू करने के लिए जो काम करना होता है वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अभी थोड़ी देर में ही ड्रिलिंग शुरू कर पाएंगे और उसके बाद हमको 2 और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ है टनल की 60 मीटर, जहां हमें पहुंचना है मजदूरों को वहां से बाहर निकालने के लिए, वहां पहुंच पाएंगे। तो अगर बात करें 12 नवंबर से ऑपरेशन चला, उसके बाद तमाम तरह की देशी और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी एजेंसियां यहाँ आई, मशीनें यहाँ आई और जिस तरह की जटिल यहाँ समस्या थी, लेकिन आपने सतत संवाद और इंजीनियरों से जो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करने का काम किया, जिससे आज हम इस परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दूरदर्शन न्यूज के दर्शक है, देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, जो रोड वगैरह, जो आयरन का जो एक बैरियर था, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, रात में हमने 3 मेजर काम किए हैं। जो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हिल गया था, जिस पर ऑगर मशीन चल रही थी, उसकी स्ट्रेंथन करके हमने फाउंडेशन उसको फिर से वापस रिस्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने ऑगर मशीन को बाहर निकाला है टनल के एस्केप रूट में, जिसमें हम पाइप डाल रहे थे, और उसके बाद कुछ टेक्नीशियंस को अंदर भेज करके जो टनल माउथ पर पाइप पिचक गया था उसको करीब हमने, अब मैं आपको बिल्कुल पूरी लेंथ बता सकता हूँ, 1.25 मीटर काट करके उसको 5 हिस्सों में बाहर निकाल दिया है। और हमारे पास जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के रिजल्ट्स हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि आने वाले 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जिससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो हमारी आगामी एक पुश है 6 मीटर की, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें, कई मोर्चों पे आपने इसमें काम चला रखा है और अलग अलग एंगल पे इसमें प्रगति भी दिखाई दे रही, तो बाकी जो वर्क ऑर्डर था उसकी क्या सिचुएशन अभी? नहीं, जो काम जैसे चलना है वैसे ही चल रहा है। उसमें काम में जो भी कहीं कोई गतिरोध आया है उसको हमने दूर कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं आने वाला जो हमारा समय है 12-15 घंटे का, उसमें हमारी जर्नी स्मूथ रहेगी। जैसा कि पता चला सर, जैसे ये जो टनल है उसके अंदर जो पाइप 800 mm के लगाए हैं, जब मजदूरों को रेस्क्यू किया जाएगा तो कौन कौन सी एजेंसी उसमें सक्रिय है और क्या इसको सैनिटाइज करना और लाइट की व्यवस्था करना और उनका मेडिकल चेकअप करना, कौन कौन सी स्थितियां बनी हैं जिनको लेकर आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं? नहीं, ये सभी ज़रूरतें, जैसे आपने कहा, टनल को सैनिटाइज करना, NDRF की टीम को वहाँ पर भेजना, उनके लिए वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जो भी व्यवस्था है वो करना, एक एक हमारे मजदूर भाई को वहाँ से बाहर निकाल करके सुरक्षित लाना, इस तरफ हेल्थ की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना,
और उसके बाद उनको उनके परिजनों से मिलाना। इस सब कड़ी में जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वो सब सोच लिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में बचाव ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। इस दौरान आज मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह एहलकारों के साथ सुरंग में दाखिल हुए, जहां फंसे हुए कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रियासत की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। जुमेरात की शाम 6 बजे इंतखाबी मुहिम वहां थम गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन और इंतजामी महकमा पुरअमन वोटिंग के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल करने में मसरूफ है। मुनसिफाना वोटिंग को यकीनी बनाने और खौफ से पाक माहौल को बरकरार रखने के लिए राजस्थान पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजत इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और केसीआर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि करप्ट के केसीआर को हटाने का वक्त आ गया है। टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए कांग्रेस को निशाना लगाया। सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस हुकूमत रही हो जिस पर बदउनवानी का इल्जाम न लगा हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी हुकूमत की छवि हमेशा साफ रही है। हम लोग जानते हैं, हम कहते हैं और तेलंगाना के लोग भी ये कहते हैं स्टेट फर्स्ट, लेकिन टीआरएस कहती है फैमिली फर्स्ट। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी बहनों भाइयों, यहां फैमिली फर्स्ट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना फर्स्ट होगा। और तेलंगाना में कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पलकुर्थी में एक जलसा आम से खिताब किया। खवातीन और नौजवानों को राग़िब करने की कोशिश करते हुए प्रियंका ने कई बड़े बड़े वादे किए। तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में, हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान इंतखाबात के हवाले से छपे हुए इश्तिहारात की शक्ल में खबरें शाया करने पर जयपुर और जोधपुर से शाया होने वाले कई अखबारात के खिलाफ आज खुद नोटिस लिया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने रोजनामा भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज, सच, बेदराक, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर एडिशन के अलावा हुक्मनामा समाचार, रोजनामा, जलते दीप और नवज्योति के जोधपुर एडिशन पर पाबंदी लगा दी है। इन तमाम तर अखबारात ने 20 नवंबर को अपने मास्ट हेड के नीचे एक बैनर की सुर्खी के तौर पर इश्तिहार शाया किया था जो राजस्थान इंतखाबात से मुताल्लिक था। तमाम अखबारात के एडिटर्स को शो कोज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलाई इंतखाबी अफसरान के साथ मीटिंग की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मधुप व्यास ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।
और एंकोर पोर्टल के जरिए 27 नवंबर को तैयारियों की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिला इलेक्शन अफसरान से कहा है कि वो 30 नवंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग AILD के छठे एडिशन से वर्चुअली तौर पर खिताब किया। अपने खिताब में वजीर खारजा ने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत शराकतदारी समुद्र से खला तक फैली हुई है, जिसमें दिफा, सिक्योरिटी, साइबर टेक्नोलॉजी, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे तमाम मुमकिन शोबे शामिल हैं। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further. Another driving force of our relationship is the convergence in our understanding of and approach to the geostrategic environment, particularly in our common Indo-Pacific region. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत एतमाद की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि AILD ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान के कसीरुल जहती ताल्लुकात की तेजी से तौसी का सबूत है। डीप फेक के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने साइबर माहिरीन और तमाम बड़ी इंटरनेट कंपनियों के साथ इस मामले पर तवील गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डीप फेक पर इंतहाई संजीदा रवैया इख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि IT एक्ट के तहत मौजूदा IT कवानीन डीप फेक से निपटने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों को रोकना सोशल मीडिया कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारी है। The intermediaries of today all agreed that the current IT rules and under the IT Act provide for adequate compliance requirements on their part to deal with deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment. और सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की तकर्रुरी के लिए नाम तजवीज़ करे। दिल्ली हुकूमत मरकजी हुकूमत के तजवीज़ करदा नामों में से चीफ सेक्रेटरी का इंतखाब करेगी। तवक्को है कि मरकजी हुकूमत मंगल को इन नामों को अदालत के सामने रखेगी। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सिलसिले में मरकज से हिदायत लेने के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया। दरियासना सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे LG ऑफिस की तरफ से पेश हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ सेक्रेटरी की तकर्रुरी के लिए तजवीज़ करदा नामों को सोशल मीडिया पर आम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी IAS अफसरान के करियर पर मनफी असर पड़ सकता है। अदालत के साथ साथ दिल्ली हुकूमत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इससे इत्तेफाक किया। दिल्ली के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है कि दिल्ली हुकूमत से मशवरा किए बगैर मरकजी हुकूमत नरेश कुमार की मुद्दत मुलाजमत में तौसी या उनकी जगह नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्रुरी का फैसला न करे। और RSS सरबराह मोहन भागवत ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए RSS के सरबराह ने कहा कि दुनिया एक खानदान है और ये कि हम सभी को आर्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग मादी खुशी के तमाम जराए हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। World is one family. And we will make everybody Arya, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second.
धन विजय, to acquire possession of all means of material happiness. People try to fight and dominate each other. प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह ने कहा कि कोविड के दौर के बाद बदले हुए आलमी हालात में पूरी दुनिया ने ये समझ लिया है कि सिर्फ भारत ही पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। There is no bliss and peace. And now, especially after Corona period, they have started rethinking. And it seems they are unanimous in thinking that Bharat will provide the way. Very birth of our society and our nation is for the same purpose. और मोदी हुकूमत के जरिए बरामदात को फरोग देने के लिए उठाए गए अहम इक़दामात का असर जमीनी सतह पर नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दुनिया के 10 ममालिक के लिए हिंदुस्तान की बरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ है। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये ममालिक हिंदुस्तान के बरामदी मरकज के तौर पर उभर रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवी के दरमियान इन ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत में औसतन ज्यादा तरक्की रिकॉर्ड की है। बरामदी मरकज के तौर पर 10 से तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में टोगो, नीदरलैंड, ब्राजील, इसराइल, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, सऊदी अरब और बेल्जियम शामिल हैं। मुस्तकबिल में इन ममालिक के साथ कारोबार बढ़ाने का भी इम्कान है। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इस रिपोर्ट में बरामदात को फरोग देने के लिए कुछ तजावीज भी शामिल की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जामे तिजारती मुआहदों, सरमाए की लागत में कमी, बिजली और जमीनी इस्लाहात जैसे कि इक़दामात से 2030 तक हिंदुस्तान की अशिया और खिदमात की बरामदात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में 75 मुमकिना बरामदी मसनूआत के लिए स्कीमें लाने की भी सिफारिश की गई है, जिनमें समंदरी मसनूआत, खाम लोहा, कुछ केमिकल्स, अद्वियात, कपास, एल्युमिनियम और टैंकर्स शामिल हैं ताकि बरामदात में इजाफा हो। ये मसनूआत तकरीबन $222 बिलियन की हैं, जो कि मुल्क की कुल बरामदात का तकरीबन 50% है। इन स्कीमों का फौरी असर बरामदात के फरोग पर पड़ेगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में हुआ। यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए जिला सतह से तरक्याती ब्लॉक और नया पंचायत और ग्राम पंचायत सतह तक अफसरान का तकर्रुर किया गया है ताकि अवामी बहबूद की स्कीमों की मालूमात आम आदमी तक आसानी से पहुंच सके। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को रियासती काबीना वजीर रेखा आर्या और अल्मोड़ा में जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने विकास भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम का मकसद अहले अफराद को स्कीमों से जोड़ना और स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई, वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना, निश्चित रूप से यह अपने आप में सीधे सीधे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक जुड़ाव भी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 29 रथ जिले में जाएंगे, जिनके जरिए शहरी और देही इलाकों में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी फलाई स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारे पूरे जनपद में 29 गाड़ियां रहेंगी जो विभिन्न गाँवों में और नगरीय क्षेत्रों में जाएंगी। इसमें अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए 17 योजनाएं हैं जिनका चयन किया गया है और उनकी जानकारी सभी को दी जानी है और उनके जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाना है। जो पात्र ऐसे लोग छूट गए हैं इसमें उन योजनाओं को संतृप्त किया जाना है। पौड़ी में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुहिम की गाड़ी तमाम 1173 ग्राम पंचायतों का दौरा करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए जिले की सतह से लेकर तरक्याती ब्लॉक, नया पंचायत और ग्राम पंचायत सतह तक अफसरान की तकर्रुरी की गई है। 30 गाड़ियां हमें मिल रही हैं। हमें 26 जनवरी तक जो ये प्रोग्राम होना है उसमें प्रत्येक गांव को 1173 जो हमारी ग्राम पंचायत है उनको कवर करते हुए जितनी भी
जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन सारी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ जो बागेश्वर में लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से जोड़ने के मकसद से तैयार किए गए हैं, बागेश्वर जिले के गरुड़, कपकोट और बागेश्वर के म्युनिसिपल इदारों के साथ साथ 402 ग्राम सभाओं का दौरा करेंगे और स्कीमों की वसी तशहीर करेंगे। इस यात्रा का मकसद सबसे पहले उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जो हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों का फायदा उठाने से महरूम रह गए हैं। हम सब लोगों का संकल्प है कि भारत विकसित हो, तो उसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश चहुमुखी विकास के साथ साथ विश्व पटल पर भारत आगे बढ़ रहा है, इन रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रसारण होगा। हमारे जिले में जितनी 402 ग्राम पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत हैं। अभी हमारे आज 2 वाहन आज पहुंचे हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, उनके बारे में लोगों की जानकारी है। विकसित यात्रा के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को आगाह करके मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाया जाएगा। ग्राम सभा में रोस्टर के मुताबिक कैंप लगाकर स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा मुस्तहकीन की शिनाख्त करके स्कीमों का फायदा मौके पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी आज से शुरू हुई है। जंगबंदी मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुई। कतर में सालिसी का कहना है कि आज मजीद 13 इजरायली बच्चों को रिहा कर दिया जाएगा। फरीकैन ने कहा है कि ये जंगबंदी आरजी है। जंगबंदी के तहत आज से गजा के लिए इजाफी इंसानी इमदाद भेजी जाएगी। 4 रोजा जंगबंदी में 50 यरकमालियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल में कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी इम्कान है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।